नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 10, जिसका नाम है परीक्षा। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसका सार, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 मैया मैं नहीं माखन खायो पाठ के सरलार्थ, शब्दार्थ, सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 10 परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी डल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेका नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पर शर्त यह थी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस योग्य पद के योग्य समझे वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन से सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक ऐसा मेला उतरा जैसे कोई पंजाब से चला आता है, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी का मिटा हुआ। रंगीन एमामे, चोगे, नाना प्रकार के अंगरखे, कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर ए 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर द से और जय से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात नहीं करते थे। मिस्टर ले को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा सब देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे।
खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत कर निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर थे। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। कब बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा एक किनारे रखा, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला। हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उभार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण, चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़े लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे जब सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, उन आंखों में ईर्ष्या।
सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल में निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। अब हम करते हैं लेखक से परिचय। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओत प्रेत कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गईं। इनका जन्म 1880 को हुआ था और मृत्यु 1936 में हुई थी। अब आगे इसके प्रश्न अभ्यास हैं। अब हम इसके सार करेंगे और शब्दार्थ करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये कहानी का सार है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप इस सार को लिख सकते हैं। अब हम इसके शब्द और उनके अर्थ को जानेंगे। पहला है परीक्षा, किसी व्यक्ति की योग्यता, गुण या व्यवहार की जांच। दीवान, राज्य का मुख्यमंत्री या उच्च पदाधिकारी। उम्मीदवार, किसी पद या कार्य के लिए इच्छुक व्यक्ति। उदारता, दया, सहानुभूति और परोपकार की भावना। आत्मबल, स्वयं पर विश्वास और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति। सत्कार, सम्मानपूर्वक स्वागत या आदर। ईर्ष्या, दूसरों की सफलता या उपलब्धि से जलने की भावना। सज्जन, शिष्ट, भला और अच्छे आचरण वाला व्यक्ति। विनम्रता, नम्र और शिष्ट व्यवहार। वात्सल्य, माता पिता जैसा स्नेह या ममता। परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य। चित्रात्मकता, ऐसी भाषा या वर्णन जो मन में चित्र की तरह उभरता है। संकट, कठिनाई या आपत्तिकालीन स्थिति। संवेदनशीलता, दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता। नम्रता, विनम्र और श्रेष्ठ व्यवहार। स्वांग, दिखावा या नाटक करना। निराशा, उम्मीद टूटने या असफलता के कारण उत्पन्न होने वाली भावना। प्रयत्न, कोशिश या प्रयास। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे पाठ से। मेरी समझ से आपकी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा है? सादगी, उदारता, बल, नीति कुशलता। इसका सही उत्तर है नीति कुशलता। प्रश्न 2, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? परमात्मा की याद, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, बदनामी का भय, 40 वर्ष की नौकरी पूरी हो जाना। इसका सही उत्तर है राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पाठ में उदारता के गुण को ही महत्व दिया गया है और सुजान सिंह भी इसी गुण की खोज कर रहे थे। राज्य के दीवान सुजान सिंह बूढ़े होने के कारण अब राजकाज संभाल नहीं पा रहे थे। अब है शीर्षक, आपने जो कहानी पढ़ी
इसका नाम प्रेमचंद ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का नाम यह क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। तो उत्तर है, प्रेमचंद ने कहानी का नाम परीक्षा रखा। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, इसमें नए दीवान का चुनाव परीक्षा के माध्यम से ही होना था। 2, पाठ में सुजान सिंह ने परीक्षा लाचार किसान बनकर ही ली। नंबर 3, पूरे 1 महीने तक सभी उम्मीदवारों के व्यवहार की परीक्षा ली गई। अगला प्रश्न है ख, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। इसका नंबर 1, इस कहानी का नाम दीवान का चुनाव भी रखा जा सकता है क्योंकि कहानी दीवान के चुनाव पर ही आधारित है। नंबर 2, इसका एक अन्य नाम परोपकार एक श्रेष्ठ धर्म भी रखा जा सकता है क्योंकि कहानी में दूसरों की मदद और उपकार की बात पर ही बल दिया गया है और इसी आधार पर नए दीवान का चुनाव होना था। अब आगे है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार व्यक्त कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उत्तर है, दीवान सुजान सिंह ने कहा कि दीवान पद के लिए एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो परोपकारी हो, जिसके मन में दुखी व गरीब लोगों के लिए दया का भाव हो। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर भरोसा रखता हो और जो हर परिस्थिति में अपने वीरता से अपने गुणों का प्रमाण देता हो, वो संसार में यश कमाता है, उसकी सदैव प्रसिद्धि फैलती है और ऐसे गुणवान व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं। अब है सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए, निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए और लिखिए। प्रश्न क्या है? नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए? उत्तर है, नौकरी की चाह में आए लोगों ने अपना अच्छा रूप दिखाने का प्रयास किया। देर से उठने वाले प्रातःकाल उठने लगे, नौकरों की नाक में दम करने वाले नौकरों से प्यार से बोलने लगे और किताबों से घृणा करने वाले बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का दिखावा करने लगे। प्रश्न है, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गईं? उत्तर है, जब खिलाड़ी ने किसान को गाड़ी सहित नाले में फंसा देखा तो वह किसान की सूरत देखकर समझ गया कि यह गाड़ी नाले से निकाल नहीं पा रहा है और बहुत देर से परेशान है तथा दुखी है। मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। किन की आंखों में सत्कार था और किन की आंखों में ईर्ष्या थी? क्यों? उत्तर है, युवक की उदारता के कारण उसे दीवानी का पद मिला, जिसके कारण सुजान सिंह और अन्य दरबारियों की आंखों में युवक के प्रति सत्कार की भावना थी, परंतु अन्य उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या थी क्योंकि उन्हें यह पद नहीं मिला था। आगे है खोजबीन। कहानी में से वे वाक्य खोज कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि क्या शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। उत्तर है, युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। खैर, नौकरी के लिए आए लोग किस तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे? उत्तर है, जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता है। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लेंगे, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। अब है कहानी की रचना। लोग पसीने से तरबर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। इन वाक्यों को पढ़कर आंखों के सामने थकान से चूर खिलाड़ी का चित्र दिखाई देने लगता है। यह चित्रात्मक भाषा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए। आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर उनकी सूची बनाइए। तो उत्तर है, जब किसी व्यक्ति को पढ़कर चित्र आंखों के आगे आने लगे तो वह चित्रात्मकता होती है। पाठ में निम्न पंक्तियों में चित्रात्मकता प्रस्तुत होती है। नंबर 1, देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे।
रंगीन एमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटनों तक जमीन में गड़ गया। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। अब समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं जो उनके समाधान भी हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर बताइए कि महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर है, महाराज के सामने समस्या थी कि उनकी रियासत के दीवान सुजान सिंह ने दीवानी पद से त्याग पत्र देने की बात कही थी। राजा ने समस्या का यह समाधान खोजा कि यदि दीवान जी पद छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें इस राज्य के लिए योग्य दीवान खोज कर देना होगा, तब वे पद छोड़ सकते हैं। खैर, दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर, दीवान के सामने योग्य उम्मीदवार खोजने की समस्या थी। इसके लिए उन्होंने विज्ञापन निकलवाया और उसमें लिखा कि शिक्षा नहीं अपितु आचार, व्यवहार और गुणों को 1 महीने तक परख कर उम्मीदवार चुना जाएगा। गैर नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर है, नौकरी के आए लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था। इनके लिए उन्होंने झूठ दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नम्र व्यवहार शुरू कर दिया। प्रातःकाल उठना, पुस्तकें पढ़ना इत्यादि दिखावा शुरू कर दिया। अब है मन के भाव। स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। ये सभी नाम है, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं है। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप अपनी कहानी में से ऐसे ही अन्य नामों को खोजकर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने भरे हैं विनय, कर्तव्य, आदर सत्कार, नम्रता, घृणा, संदेह और गंभीर। आगे है अभिनय। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। यह भी बताया गया कि उन दोनों ने ये बातें कैसे बोली। अपने समूह के साथ मिलकर तैयार कीजिए और कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक समूह से अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा में सामने आएंगे और एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर जाएंगे। तो बच्चों, ये कार्य आपको स्वयं करना है। अब है विपरीतार्थक शब्द। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। इसी प्रकार के कुछ विपरीतार्थक शब्द नीचे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखाएं खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इनका मिलान होगा। यहाँ पर दिया गया है पहले का 7वें से, दूसरे का 4थे से, तीसरे का 9वें से, चौथे का 5वें से, 5वें का 6ठे से, 6ठे का पहले से, 7वें का 8वें से, 8वें का तीसरे से और 9वें का दूसरे से। जैसा कि यहाँ पर है, इसका आना, आना का होगा जाना, गुण का अवगुण, आदर का निरादर, स्वस्थ का अस्वस्थ, कम का अधिक, दयालु का निर्दयी, योग्य का अयोग्य, हार का जीत, आशा का निराशा। इस तरह से इसका मिलान होगा। अब आगे कहावत। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यह वाक्य कहावत है। इसका अर्थ है कि कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। ऐसी ही एक कहावत और है, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी बैठ, अर्थात परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। आपके घर और पास पड़ोस में भी लोग अनेक कहावतों का उपयोग करते होंगे। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये।
तो पहले का अर्थ होगा ज्ञान में अधिक रुचि न होने पर भी कुछ उम्मीदवार बड़े बड़े ग्रंथों में डूबे रहते और अकड़ कर चलते, इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। दूसरा, जब पंडित जानकीनाथ का दीवान के लिए चुनाव हुआ तब अन्य उम्मीदवार सोचने लगे कि काश हमने उस समय किसान की मदद की होती तो आज हमारा चयन होता, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देवगढ़ में आए सभी उम्मीदवार नम्रता की मूर्ति बने हुए थे, परंतु जब किसान पर दया की बात आई तब सब पीछे हट गए। इसलिए कहते हैं जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। युवक घायल था, परंतु दूसरों की मदद करने की उसकी चाह के कारण ही वो किसान की गाड़ी नाले से बाहर निकाल पाया। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। आगे अनुमान या कल्पना से। क्या दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? उत्तर है, देश के प्रसिद्ध पत्रों में दीवान सुजान सिंह ने विज्ञापन निकलवाया होगा, क्योंकि नए दीवान को चुनने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी और इसी के लिए उन्होंने यह उपाय सोचा होगा। खैर, इस विज्ञापन से सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? उत्तर है, विज्ञापन में रियासत के नए दीवान के चयन के बारे में लिखा था कि दीवान का चयन किसी शिक्षा की डिग्री के आधार पर नहीं अपितु आचार व्यवहार के आधार पर होगा। लोगों को ऐसे ऊंचे पद में किसी प्रकार का बंधन नहीं दिखा, इसलिए सब में खुशी से तहलका मच गया। विज्ञापन संबंधी कार्य छात्र अध्यापका की सहायता से स्वयं करें, यह रचना कौशल से संबंधित कार्य है। तो विज्ञापन इस तरह से निकाला जाता है जैसे कि दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। क्या कहानी में इस विज्ञापन की सामग्री को पढ़िए, इसके बाद अपने समूह में मिलकर इस विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। खैर, आपने भी अपने आसपास दीवारों पर, समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में, मोबाइल फोन या दूरदर्शन पर अनेक विज्ञापन देखे होंगे। अपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए, आपको वह अच्छा क्यों लगा सोचकर समूह में बताइए। अपने समूह के बिंदुओं को लिख लीजिए। विज्ञापन से लाभ होते हैं या हानि, या दोनों? अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए। तो जो हमारा प्रश्न क्या है उसका उत्तर ये है। विज्ञापन तैयार करने की विधि। चरण 1, कागज की तैयारी। A4 शीट लें या अभ्यास पुस्तिका का साफ पन्ना, चारों तरफ सुंदर हाशिया यानी बॉर्डर बनाएं। रंगीन स्केच पेन या पेंसिल लें, बीच का स्थान खाली रखें जहां विज्ञापन लिखना है। चरण 2, विषय चुनना, कल्पना से। उदाहरण विषय राजा का नया उत्तराधिकारी, सज्जन, सेवा भावी और ईमानदार। चरण 3, विज्ञापन का ड्राफ्ट यानी उदाहरण, राज्य को मिला नया उत्तराधिकारी, बधाई हो, हमारे प्रिय राज्य को मिला है एक ईमानदार, विनम्र और सेवा भावी उत्तराधिकारी, दीवान का पुत्र। विशेषताएं, बुजुर्गों की सेवा में तत्पर, हर वर्ग के प्रति समान व्यवहार, न्यायप्रिय और विनम्र, संकट में भी शांत और समझदार। राजा ने स्वयं छिपकर ली परीक्षा और पाया योग्य उत्तराधिकारी। अब राज्य को मिलेगा न्याय, सेवा और विकास का वचन। हम सबका भविष्य अब सुरक्षित है, समस्त प्रजाजन की ओर से शुभकामनाएं। तो इस तरह हम विज्ञापन को बनाएंगे। चरण 4, सजावट। विज्ञापन के चारों ओर फूल, दीपक, ताज या राजा की गद्दी जैसे चित्र बनाएं। रंगीन स्केच पेन से सुंदर अक्षरों में लिखें। प्रमुख पंक्तियां बड़ी और मोटी होनी चाहिए। तो ये हमारे क प्रश्न का उत्तर था। अब हम लिखेंगे ख प्रश्न का उत्तर। ख प्रश्न का उत्तर है, हाँ, मैंने अपने आसपास और मोबाइल पर कई प्रकार के विज्ञापन देखे हैं। मुझे डिटॉल का विज्ञापन बहुत अच्छा लगा। इसमें दिखाया गया कि हाथ धोने से बीमारियां दूर रहती हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। यह विज्ञापन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यह साफ सफाई और स्वच्छता के महत्व को बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से दिखाता है। इसके अलावा मुझे अमूल दूध का विज्ञापन भी पसंद है। अमूल दूध पीता है इंडिया, क्योंकि इसमें देश के बच्चों, खिलाड़ियों और लोगों को ताकतवर और चुस्त दिखाया गया है। मुझे यह विज्ञापन अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये स्वास्थ्य और ऊर्जा की बात करता है और संगीत भी आकर्षक होता है। मैं ऐसे विज्ञापनों से प्रेरणा लेता हूँ कि कैसे हम अच्छी बातें दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। अब आगे है प्रश्न ग का उत्तर। ये है ग प्रश्न का उत्तर।
विषय विज्ञापनों से लाभ होते हैं या हानि, या दोनों। लाभ के पक्ष में तर्क, जानकारी मिलती है, नए उत्पादों, सेवाओं और तकनीकों के बारे में जानकारी मिलती है। 2, चुनाव करने में मदद, अलग अलग ब्रांडों की तुलना पर सही वस्तु चुन सकते हैं। समय की बचत, विज्ञापन देखकर जरूरत की चीज़ें जल्दी पहचान लेते हैं। शिक्षाप्रद विज्ञापन, कुछ विज्ञापन जैसे सफाई, टीकाकरण, पर्यावरण सुरक्षा आदि सामाजिक जागरूकता फैलाते हैं। अब हानि के पक्ष में तर्क, भ्रम पैदा करते हैं, कुछ विज्ञापन वस्तु को वास्तविकता से अधिक अच्छा दिखाते हैं। अवांछित खर्च, आकर्षक विज्ञापन देखकर लोग कई बार गैर जरूरी चीज़ें खरीद लेते हैं। बच्चों पर असर, बच्चे विज्ञापन देखकर जिद करने लगते हैं, जैसे चॉकलेट, मोबाइल आदि। भ्रामक दावे, कुछ विज्ञापन झूठे वादे करते हैं जो उपभोक्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। निष्कर्ष, विज्ञापन अगर सही जानकारी दे तो लाभकारी होते हैं, लेकिन अगर वे भ्रम फैलाएं या सिर्फ दिखावा करें तो हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमें विज्ञापन देखते समय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। अब है आगे की कहानी। प्रश्न, परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा? आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाइए। उत्तर है, कहानी का अंत इस बात पर हुआ कि पंडित जानकीनाथ को सुजान सिंह ने दीवान घोषित कर उनकी अच्छाई सबको बताई। इसके बाद सभी पंडित जानकीनाथ की जय जयकार करने लगे। राजा ने भी उन्हें दीवान के पद पर नियुक्त कर बहुत से उपहार दिए। सुजान सिंह का भव्य विदाई समारोह हुआ और सभी प्रजा ने अपने प्रिय दीवान सुजान सिंह को नम आंखों से विदाई दी। साथ ही नए दीवान पंडित जानकीनाथ को भी स्वीकार किया। जानकीनाथ भी पहले दीवान की ही भांति प्रजा का ध्यान रखते हुए कार्य करने लगे। अब है आपकी बात। क्या यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते? उत्तर है, यदि हम दीवान के स्थान पर रहते तो हम दीवान को कोई समस्या बताकर उसका हल ढूंढने के लिए कहते, साथ ही उनके समक्ष न्याय के कुछ मुकदमे बनाकर पेश करते और परखते कि वे कैसे न्याय कर रहे हैं। साथ ही ज्ञान के कुछ प्रश्न भी पूछ सकते थे। प्रश्न है, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे? उसमें किन किन गुणों की देखेंगे? गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे? उत्तर है, यदि मुझे कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो मैं कक्षा में उन बच्चों का चुनाव करूंगा जो पढ़ने में अच्छा हो, सबसे प्यार से बात करता हो, पढ़ाई में काम और पूरा करने में दूसरों की सहायता करता हो। इसके लिए हम उसे कुछ दिन मॉनिटर का कार्य देखकर परख भी सकते हैं। आगे है नया पुराना। कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। हमारे आसपास अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें लोग नया फैशन या पुराना चलन कहकर दो भागों में बांट देते हैं। जो वस्तु आपके माता पिता या दादा दादी के लिए नई हो सकता है वह आपके लिए पुरानी हो, या जो उनके लिए पुरानी हो वह आपके लिए नई हो। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। मेरे लिए नई वस्तु है रोबोट, रॉकेट, पुराने नोट व सिक्के। संदूक। मेरे लिए पुराना है फ़ोन, टीवी, स्कूटर, बैटरी से चलने वाले खिलौने। आगे है परिवार। बड़ों के लिए जो नई वस्तुएं हैं और नई वस्तुएं कंप्यूटर, पुरानी है रेडियो। मेरे लिए नई वस्तु मोबाइल, पुराने हैं 5 पैसे। कार नई वस्तु, लट्टू पुराना। चॉकलेट नई वस्तु, खट्टी मीठी गोलियां पुरानी। हवाई जहाज नया, तांगा पुराना। अब है वाद विवाद। आपस में हॉकी का खेल हो जाए, यह भी तो आखिर एक विद्या है। क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है? इस विषय पर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसे आयोजित करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखकर आप ये गेम खेल सकते हैं। अब है अच्छाई और दिखावा। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता है। अपने समूह में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। जैसे कि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? उत्तर है, लोग अपने को अच्छा दिखाने के लिए नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, सबसे मीठा बोलने का प्रयास करते हैं, कसरत करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाते हैं, सभी मेहनत करके खूब धन कमाते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। प्रश्न है, क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं को अच्छा होने में कोई अंतर है? कैसे? हाँ, स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं अच्छा होने में बहुत अंतर है। कुछ लोग अपने धन बल और चालाकी से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और समाज में अपना महत्व स्थापित करते हैं।
जबकि जो स्वयं अच्छे होते हैं वे सबके सामने सामान्य व्यवहार करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों पर उपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं तथा हमेशा सबके साथ प्रेम से रहते हैं। अब आगे है परिधान तरह तरह के। कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है। कुछ अन्य परिधानों के नाम और चित्र नीचे दिए गए हैं। परिधानों के नाम को इनके सही चित्र के साथ मिलाइए। इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं, लिखिए। यह है घाघरा। घाघरा कहते हैं। इसने जो ये गले में डाला हुआ है ये है पटका। और इस लड़की ने डाला ये है चुन्नी। ये है तहमल। ये है लबादा। ये है साफा। और ये है शेरवानी। यहाँ पर ये मिलान किए हुए हैं। अब है आपकी परीक्षाएं। हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। यह भी बताइए कि किसने कब, कैसे और क्यों परीक्षा ली। एक बार मैं पिकनिक पर गया। वहाँ रस्सी के सहारे सब नीचे उतर रहे थे और पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। सब जानते थे कि मैं ऊंचाई से डरता हूँ, परंतु सभी को विश्वास दिलाने के लिए उस रस्सी के सहारे पहाड़ी पर चढ़ा। ये मेरे लिए चुनौती थी, परंतु मैंने हिम्मत से इसे पूरा किया। जब मैं पहाड़ी के ऊपर पहुँच गया तो सबने मेरी तारीफ की। मैं हिम्मत की परीक्षा में पास हो गया। अब है आज की पहेली। आज आपको एक रोचक परीक्षा है। यहाँ दिए गए चित्र एक जैसे हैं या भिन्न, इस चित्र में कुछ अंतर है। देखते हैं आप कितने अंतर कितनी जल्दी खोज पाते हैं। तो ये है वो चित्र, इसमें अंतर हमें ढूंढना है। तो चलिए कुछ अंतर ढूंढ लेते हैं इसमें हम। देखिए जैसे कि ये इधर खड़ा है, इसका मुंह इस साइड है, और इधर खड़ा है, इसका मुंह इस साइड है। इस आदमी का जो थैला है वो छोटा है, इस आदमी का थैला बड़ा है। यहाँ पर पेड़ हैं, इसमें पेड़ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 5 पेड़ दिखाए गए हैं, यहाँ पर 4। तो इस तरह से हम और अंतर भी इसमें ढूंढ सकते हैं। अब आगे है झरोखों से। पाठ में दिए गए QR कोड के माध्यम से आप एक और कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में भी कोई ऐसी परीक्षा ले रहा है। यह कहानी हमारे देश के बहुत होनहार बालक और उनके गुरु चाणक्य के बारे में है। इसे हिंदी लेखक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो इसका उत्तर है, चाणक्य एक महान विद्वान और नीति विशेषज्ञ थे। उन्होंने नंद वंश के अत्याचार से परेशान होकर एक योग्य राजा की खोज शुरू की। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा जो एक सामान्य बालक था, लेकिन उसमें नेतृत्व और साहस बुद्धिमानी थी। चाणक्य ने उसकी परीक्षा ली। जैसे ही वह कितना साहसी है, कितना अनुशासित है और क्या उसमें राजा बनने की योग्यता है। चंद्रगुप्त ने सभी कसौटियों पर खरा उतरकर यह सिद्ध किया कि एक सामान्य बालक भी संघर्ष, शिक्षा और मार्गदर्शन से महान बन सकता है। इसका पाठ परीक्षा से संबंध। जैसे परीक्षा पाठ में राजा ने छिपकर दीवान के पुत्र की परीक्षा ली, वैसे ही चाणक्य ने भी छुपकर और परिस्थिति द्वारा चंद्रगुप्त की परीक्षा ली। दोनों कहानियों में यह संदेश है कि गुण, व्यवहार और सेवा भावना से ही कोई व्यक्ति महान बनता है, केवल पद या जन्म से नहीं। पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से आप प्रेमचंद के बारे में और जान समझ सकते हैं। साथ ही उनकी अन्य कहानियों का आनंद भी उठा सकते हैं। ईदगाह, नादान दोस्त, 2 बैलों की कथा। ये ईदगाह की कहानी है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। यह है नादान दोस्त। कहानी का संक्षिप्त सारांश, लेखक मुंशी प्रेमचंद। ये दूसरी कहानी है। और तीसरी है 2 बैलों की कथा। तो इसमें दूसरे बैल की कथा है। तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानियाँ। अब हम इनके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? क 1880, ख 1881, ग 1882, घ 1883। इसका सही उत्तर है क।
1880। प्रश्न 2, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? क सनपत राय, ख धनपत राय, ग हामिद, घ रामपाल। इसका सही उत्तर है ख धनपत राय। प्रश्न 3, प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं? क ईदगाह, क बड़े भाई साहब, ग दो बैलों की कथा, घ सभी। इसका सही उत्तर है घ सभी। प्रश्न 4, देवगढ़ में कौन बूढ़ा हो गया था? क राजा, ख जानकी नाथ, घ सुजान सिंह, घ नौकर। इसका सही उत्तर है घ सुजान सिंह। सुजान सिंह ने महाराज की सेवा कितने सालों तक की है? क 10, ग 50, घ 40, घ 20। इसका सही उत्तर है ख 40। अब तक देवगढ़ रियासत के दीवान कौन थे? क सरदार सुजान सिंह, ख पंडित जानकीनाथ, ग दीन बंधु दास, घ महिमा दास। इसका सही उत्तर सरदार सुजान सिंह। परीक्षा कहानी में राजा किस बात की परीक्षा लेना चाहता था? ए धन की, बी योग्यता की, सी विनम्रता और चरित्र की, सी शिक्षा की। इसका सही उत्तर है सी विनम्रता और चरित्र की। राजा ने अपने उत्तराधिकारी की परीक्षा किस प्रकार ली? ए धन बांट कर, बी युद्ध करके, सी भोज आयोजित करके, डी आम जनता से व्यवहार के द्वारा। इसका सही उत्तर डी। दीवान के पुत्र ने बुजुर्ग व्यक्ति की क्या मदद की? उसे खाना दिया, उसे कपड़े दिए, उसका सामान उठाकर उसकी सहायता की, उसे धन दिया। इसका सही उत्तर है सी, उसका सामान उठाकर उसकी। यहाँ पर हमारा पार्ट 10 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 11 चेतक की वीरता पाठ का सार, शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।